नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। सीएम ने लिखा है कि पीएम को भारत की छवि और पहचान बनाने का पूरा श्रेय जाता है। बाबा केदार में पीएम की गहरी आस्था और श्रद्धा है। उत्तराखंड के विकास में पीएम ने अहम योगदान दिया है। भगवान बद्री और बाबा केदार से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट सामने आया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं उनके 70वें जन्मदिन पर। मेरी वजह से ऐसा नहीं है। इस देवभूमि के प्रति उनकी जो श्रद्धा है और यहाँ के लोगों के प्रति उनकी जो विश्वास है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संगठन में भी काम किया है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उनका एक अपना अलग तरह के उनके यहाँ के लोगों के प्रति उनके मन में एक विश्वास है और एक अच्छी भावना है जिसको कहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ उन्होंने अभी तक किया है और आगे भी वो करने वाले हैं, क्योंकि जब भी उनसे हम लोग उत्तराखंड की बातचीत होती है तो हर बार कुछ न कुछ नई चीज लेकर आते हैं, नई तरह के सुझाव हमको देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्हें दुनिया ने जाना और दूसरे नरेंद्र मोदी जी हैं। भगत ने कहा कि पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को संवारा है। सप्ताह मना रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में एक अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे जब पूरे विश्व ने जाना प्रधानमंत्री भी कोई होता है। निश्चित रूप से जो पिछले 6 सालों का इतिहास है, जिस प्रकार से केंद्र ने सहयोग किया है, मैं कह सकता हूं कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए और बुधवार को सबसे ज्यादा 1540 केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल मिलाकर 35,947 केस हो गए हैं। तो वहीं एक्टिव केस 11,068 हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 363, नैनीताल में 118 और साथ ही साथ ऊधम सिंह नगर में 246 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग और उसके चार्ज को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 आपको सटीक और सही जानकारी देने जा रहा है कि आखिर बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट का स्टेटस क्या है, ये कौन सा टेस्ट होगा, इसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। अगर आप कहीं से भी उत्तराखंड आ रहे हैं तो राज्य सरकार एहतियातन एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट करेगी ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन बॉर्डर पर होने वाली टेस्टिंग को लेकर लोगों के तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आपको न्यूज़ 18 देगा। राज्य के बॉर्डर पर शासन के नए आदेश के मुताबिक टेस्टिंग शुरू हो गई है, जिसमें प्राइवेट लैब्स ने RT-PCR टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसकी कीमत 2,400 रुपए है। नए आदेश के मुताबिक बॉर्डर पर कम रेट वाले एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसका रेट टेंडर के बाद तय होगा और उसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है और अनुमान के मुताबिक एंटीजन टेस्ट की कीमत 800 रुपए तक हो सकती है। अगर ओपन फॉर ऑल होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि काफ़ी बल्क में यात्री आएंगे, तो उसके अनुसार हमने जो है एक निविदा निकाली है यहाँ पर। वो जैसी निविदा मैच्योर हो जाएगी तो उसके अनुसार एक पर्टिकुलर रेट निकल के आ जाएगा। तो उस रेट के हिसाब से फिर तब गवर्नमेंट उसको वेट करते हुए तब गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्य होगा बॉर्डर पर। अब बॉर्डर पर किसका टेस्ट होगा और क्यों होगा वो भी समझिए। बॉर्डर पर टेस्ट उसी का होगा जिसके पास 96 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी। बॉर्डर पर एंटीजन टेस्ट को ज्यादा करवाया जाएगा। दरअसल एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 30 से 40 मिनट में मिल जाती है, जबकि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है। RT-PCR टेस्ट के साथ ही एंटीजन टेस्ट में भी स्वैब सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल नहीं। यानी इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है।
साफ है, उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसी खतरे की रोकथाम के लिए सरकार बॉर्डर पर ही बचाव के इंतजाम करना चाहती है, ताकि बॉर्डर पूरी तरह खुलने पर महामारी बड़ी मुसीबत न बने। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो आने वाले त्योहारी सीजन में सरकार फिर से लॉकडाउन ना कर दे। इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि श्राद्ध के बाद आ रहे मलमास में ही वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाए, ताकि त्योहारों तक हालात ठीक हो जाएं। देहरादून के व्यापारियों ने इसे लेकर पहले सीएम और फिर डीएम से मुलाकात की। सुबह मुख्यमंत्री से मिले, अभी डीएम साहब से मिले। हमारा चिंता ये है व्यापारियों की कि जिस तरह कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इसी समय कुछ ऐसा करा जाए कि ये कट लग जाए इस पे, जिससे आगे त्योहार के सीजनों में ऐसा ना हो। पर गवर्नमेंट गाइडलाइन अब जो भी हमारा एमएचए की गाइडलाइन है उसके अनुसार अब कोई भी इस तरीके से गवर्नमेंट लेवल से कोई भी ऐसे आदेश जो है वो नहीं होने हैं अनलॉक 4 में। लेकिन उनका चूंकि अपना निर्णय है, तो ये अगर वो केसेस को देख करके केसेस के वजह से अपनी सेफ्टी के लिए, समाज की सेफ्टी के लिए कोई निर्णय करते हैं तो वो करने के लिए स्वतंत्र है। और बात करते एक बड़ी खबर की। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। मीटिंग सचिवालय में 11 बजे शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में कटौती का आदेश वापस लिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर भी नए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र विधानसभा भवन की बजाय सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल में आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल का निरीक्षण भी करेंगे। विधानसभा के मौजूदा भवन में जगह कम होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी विधायकों के लिए बैठने के लिए स्पेस बनाने में दिक्कतें आ रही थीं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा मंडप का निरीक्षण करने पहुंचे भी थे। भवन है और विश्वकर्मा भवन में जो चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल है उसका भी कल हम निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि यदि हमें विकल्प के तौर पे उसे चुनना पड़ा तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था हो सकता है करनी पड़े। तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल उस भवन का भी, हॉल का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत 2022 का चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल न्यूज़ 18 ने भी हरीश रावत से पूछ लिया। अब हरीश रावत के जवाब के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या हरीश रावत का पूरा फोकस अब पंजाब पर होगा। साल 2017 में पूर्व सीएम हरीश रावत के 4 हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 में हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और क्या उन्होंने कोई सीट तय की है। जब ये सवाल हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव लड़ने से जरूरी लड़वाना है। एक आध और लोग हैं जिनको मैंने उस समय टिकट देते ही देते हम, लेकिन मैंने अंतिम क्षण में कहा कि भाई लड़ाने वाले कुछ चाहिए तो कुछ लड़ाने वाले भी चाहिए, तो आप मुझे लड़ाने वालों की कैटेगरी में रख लीजिएगा। यदि मेरे लिए कोई सीट नहीं है तब तो खुद के लिए दिमाग में होगा कि अगर मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में केवल एक बात है कि कांग्रेस को जीतना है और उसके जिताने के लिए मुझे काम करना है, तो उसके लिए लड़ना आवश्यक नहीं है, लड़ाना आवश्यक है। राजनीति में बयानों के मायने निकाले जाते हैं, तो क्या हरीश रावत का पूरा फोकस पंजाब में चुनाव लड़वाने पर होगा, जहां कांग्रेस में सिर्फ टवल के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रभारी बनाया है। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में ध्यान लगाना हरीश रावत के लिए आसान नहीं होगा, पर 2017 की हार के बाद भी कई कांग्रेस नेता ऐसे हैं जिनकी चाहत हरीश रावत हैं। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि 2002 और 2012 में हरीश रावत सीएम नहीं बन पाए, लेकिन संगठन की ताकत हरदा ही थे, इसलिए 2022 में वो मेहनत की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं। उनके कद को देखते हुए सोनिया जी ने और राहुल जी ने उनको बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। जो उनका बयान उत्तराखंड में चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़वाना है, तो ये बहुत ऊंची सोच है कि सबसे पहले काम किया जाए, उसके बाद जो है काम का प्रतिफल देखा जाएगा।
हरीश रावत को हाईकमान ने पंजाब का प्रभारी बनाकर उनका पार्टी में कद भी बढ़ाया और पद भी। ऐसे में संकेत तो यही है कि पार्टी पंजाब में हरीश रावत के राजनीतिक अनुभव से फायदा लेना चाहती है। तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड में हरीश रावत अब संरक्षक बनकर रहेंगे, विधायक बनकर नहीं, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि लड़ने से ज्यादा जरूरी चुनाव लड़वाना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ से बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट और उनके समर्थकों पर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक महेंद्र भट्ट बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह के साथ लासी गांव गए थे और यहां एक प्रतीक्षालय में बैठे हुए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच किसी बात पर विधायक नाराज हो गए और उठकर युवक की तरफ आए। हालांकि महेंद्र भट्ट ने तो वहां पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन विधायकों के समर्थकों के साथ लोगों की झड़प हुई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। स्थानीय लोगों ने मारपीट का आरोप भी लगाया है और ये वीडियो फेसबुक पर लाइव किया जा रहा था, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। टिहरी जिले में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का आलम यह है कि स्यांसू भेंगा पुल पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंगरोगन हो रहा है, जबकि कई जगहों पर पुल की हालत बदहाल है। टिहरी उत्तरकाशी प्रतापनगर को जोड़ने वाले स्यांसू भेंगा झूला पुल की मरम्मत के नाम पर पीडब्ल्यूडी सिर्फ रंग रोगन कर रहा है। पुल की बदहाल स्थिति का आलम यह है कि कई जगहों पर वेल्डिंग टूट चुकी है तो कहीं नट बोल्ट गायब है। पुल को जोड़ने वाले ब्लॉक के 2 से 3 तार टूटे हुए हैं तो पुल के बीच में 2 जालियों को जोड़ने के लिए विभाग द्वारा तार लपेटकर काम चलाया जा रहा है। लगातार हम लोगों ने कई बार अधिशण अभियंता को कई बार शिकायत भी करी है, बार बार बोलने के बाद भी इस पुल को देखा नहीं जाता है और कभी भी किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पता नहीं है कि अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जबकि उसमें जो किनारे पे जो साइड पे क्रॉस बैरियर लगे होते हैं उनके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, उनकी वेल्डिंगें टूट गई हैं और कहीं कहीं पे जो झील के किनारे का जो पोर्शन है उस पोर्शन पे तो बिल्कुल भी जो है क्रॉस बैरियर नहीं लगाए गए हैं, जो एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। स्यांसू भेंगा पुल से रोजाना 1 से 1,500 गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं डीएम का कहना है कि संबंधित विभाग को मौके पर निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए आपके माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है तो संबंधित विभाग को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और वास्तव में अगर रिस्क बना हुआ है और कम्यूटर्स के लिए कोई खतरा पैदा होता है तो तत्काल हम इसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यदि समय रहते पुल की मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी से जूझ रहा उत्तराखंड वन विकास निगम प्रदेश भर में फैले अपने खनन और लॉगिंग डिवीजन को कम करने की तैयारी में है। इसके लिए 6 लॉगिंग और खनन डिवीजन्स को मर्ज कर 3 डिवीजन बना दिए जाएंगे। निगम प्रबंधन का यह मानना है कि इससे संसाधन कम लगेंगे और खर्चे भी कम हो जाएंगे और कर्मियों की संख्या भी कम हो जाएगी। इस समय 26 डिवीज़न हैं। कई डिवीजन्स में काम बहुत कम है तो कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर काम अधिक है तो कर्मचारी कम है। विभागों को और हमारे खनन प्रभागों को भी उनको कुछ प्रभागों को मर्ज किया जा रहा है, उनको एकीकरण विलय करते हुए एक प्रभाग बनाया जाएगा ताकि उससे हमारे मानव संसाधन की भी जो समस्या है वो। पितरों की विदाई का दिन पितृ अमावस के रूप में होता है। 16 दिन तक चले श्राद्ध में आए हुए पितरों को अमावस के दिन तर्पण करके विदा कर दिया जाता है, जिसके लिए ऋषिकेश में गंगा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिनको अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं होती है वो आज के दिन उनका तर्पण कर सकते हैं। और जो अमावस्या है आज के दिन जो है कि पितरों का तर्पण, जैसे कोई अपना तिथि नहीं जानता है कि मेरे पिताजी या माताजी या कोई भी जो है किस दिन गुजरे थे, तो उनका अंतिम पिंड जो है अमावस्या के दिन कर दिया जाता है।
सीएम त्रिवेंद्र आज हरिद्वार में छड़ी यात्रा में शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र दोपहर बाद हरिद्वार के माया देवी मंदिर पहुंचेंगे। जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा को सीएम रवाना करेंगे। चार धाम यात्रा के लिए पवित्र छड़ी यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा उत्तराखंड के समस्त तीर्थों और चार धामों के दर्शन कर 12 अक्टूबर को हरिद्वार लौटेगी।